कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्लेन, क्योंकि आप एक्सरसाइज 11.2 पिछले वीडियो तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम प्लेन के जनरल फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, साथ ही साथ डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पासिंग वन पॉइंट हो या दो प्लेन आपस में इंटरसेक्टिंग करते हो, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड अदर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्लेन। देखिए प्लेन है क्या? ये ब्लैक बोर्ड आप देख रहे होंगे। ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन का काम करता है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जब इस पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते इसमें लाइन अगर पास करें तो ये लाइन जो है इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई दे, इस लाइन को ब्लैक बोर्ड के ऊपर यह सिचुएटेड हो, इसके ऊपर लिखी गई, उसके ऊपर खींची गई हो, वही प्लेन होता है। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लीजिए, उन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो शेप बनेगा वो शेप उस ब्लैक बोर्ड पर दिखे, दैट मीन्स जिसके ऊपर दिखाई दे रहा वो आपका एक प्लेन हो गया। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। 2 डायमेंशनल का मतलब हम इस ब्लैक बोर्ड पर ओनली एक्स और वाई एक्सिस को खींच सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड की बात करें तो 3 डायमेंशनल प्लेन की जरूरत पड़ती है। अब प्लेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आप जान लीजिए। जब भी हम बात करेंगे कि कोई प्लेन, जैसे हमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में, अब मैं जो फिगर आपके बुक के अकॉर्डिंग होता है उसमें क्या करते हैं कि ये प्लेन को मान लेते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड है, वो 3D शेप में फिगर को ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पर 2D शेप में ही ड्रा कर पाऊंगा बिकॉज ब्लैक बोर्ड है। तो जब कोई प्लेन होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेन है, हमने ये एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन के ऊपर कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बनेगा तो यह ऐसे बनेगा। अब हम जैसे ही मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे तो ये तो नहीं दिखेगा, इसके ऊपर खींचेंगे कहाँ? तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड ऐसे है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा। अगर ब्लैक बोर्ड ऐसे मान लेते तो परपेंडिकुलर हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में। हमने एक प्लेन मान लिया, चलिए रफली ले चलते हैं, एक थोड़ा और ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड हमने खींच लिया। इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन पर आप ले लीजिए एक, इस प्लेन, देखिए पूछा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में, तो इस पर ओरिजिन से एक यूनिट वेक्टर या एक वेक्टर मान लीजिए जो कि यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और इसी प्लेन पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, वो पॉइंट P जो है इस प्लेन के पोजीशन वेक्टर को दिखाएगा। मतलब देखिए जब भी कोई इक्वेशन लाइन हो चाहे प्लेन हो, उसको लिखा करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, एक्स वाई जेड में ही लिखते हैं। जैसे इक्वेशन आप लाइन लिखे थे तो x माइनस x1 y माइनस y1 लिखे थे आपने, या आप अभी इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पढ़ते हैं तो एक्स वाई क्या होता है, उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वेरिएबल पार्ट लिया जाता है। तो उसी तरह से हमने पॉइंट P ले लिए जो कि पॉइंट P इस पे प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, और पॉइंट P जो प्लेन है उस प्लेन की जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप मान लीजिए वेक्टर r है, ठीक है ना। ओरिजिन से ही इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट n लेते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट हमने इसको n मान लिए, और ये मान लीजिए कि जो यूनिट वेक्टर जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वह आप ये मान लीजिए, मान लेते हैं यह है n है, n इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है। अब हम बात अगर करेंगे कि ओरिजिन से एक पॉइंट और हमने n ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, पहले तो ये मान लीजिए कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस आप d मान लीजिए, क्या मान लेंगे, d मान लीजिए, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दीजिए Pn। अगर आप देखें कि यह एक लाइन है, देखिए यह ON जो है इस प्लेन का डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट वेक्टर n है जो इस प्लेन के ऊपर, किस प्लेन के ऊपर, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि NP को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दें, या आप इसी को मान लीजिए यूनिट वेक्टर n है, इसी को मान लीजिए यूनिट वेक्टर n, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये यूनिट वेक्टर n है तो ये भी n ही होगा। तो n जो है NP पर या Pn पर परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर n जो है एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ओरिजिन से हमने एक यूनिट वेक्टर ड्रा किए हैं, वो यूनिट वेक्टर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, हमने ऐसे भी खींच सकते हैं या इसको मान लेते हैं बिकॉज दोनों पैरेलल है
तो इसका डायरेक्शन रेशियो जितना होगा उतना ही डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर n इस परपेंडिकुलर ऑन किस पर, इस पॉइंट किस पर, Pn पर परपेंडिकुलर है या Np पर परपेंडिकुलर है, Np पर परपेंडिकुलर है। या हम ये कह सकते हैं कि Pn इस परपेंडिकुलर या यूनिट वेक्टर n, और जब दो लाइन या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। P पोजीशन वेक्टर प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है, या हम बोल सकते हैं कि एक जो यूनिट वेक्टर हमने लिए हैं वो यूनिट वेक्टर जो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, जहां वो परपेंडिकुलर हो वो पॉइंट आपका n हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ON इस परपेंडिकुलर ऑन Pn है, या आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर n इस परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन Pn पर परपेंडिकुलर है। अगर Pn का पोजीशन वेक्टर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, या Pn न लिखकर आप Np लिख लीजिए। चलिए Np लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसके लिए, Np के लिए आप लिखेंगे OP माइनस ON, पोजीशन वेक्टर तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। OP P पॉइंट लिए हैं जिसमें प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, P पॉइंट लिए जिसमें प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको हम OP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू वेक्टर R है। इसको ले लीजिए वेक्टर R माइनस ON वेक्टर है। हमने क्या किए हैं, ये जो O से लेकर N तक के बीच का डिस्टेंस है उसको D से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और इसका जो डायरेक्शन है, इस लाइन का डायरेक्शन है वह वही है जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इसी के पैरेलल ये भी है। तो हम कह सकते हैं ON वेक्टर क्या होगा, किसी वेक्टर को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें स्केलर और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन, मतलब जैसे लिखते हैं 2i लिख दिए, तो 2 का मतलब हो गया स्केलर और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन 2i, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं, है ना। तो किसी भी वेक्टर को, जैसे अब हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, लेकिन d तो स्केलर हो गया, अब डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा n, तो वेक्टर ON कितना हो गया, वेक्टर ON होगा d डॉट n हो जाएगा। भाई यही लिखेंगे 2 डॉट i लिख दिए या 2i लिख दिए, तो हम इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, dn बोलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे d यूनिट वेक्टर n डॉट जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बोलेंगे वेक्टर r डॉट n कैप माइनस d यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू 0। ये देखिए एक आप यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं यूनिट कैप होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। आपको बताया गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो वेक्टर n डॉट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो, तो वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n है तो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप का होल स्क्वायर होगा। और यूनिट वेक्टर n ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा कितना होता है, 1 हुआ करता है। तो आप ये बोल सकते हैं वेक्टर n r डॉट n कैप माइनस d इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन पर कोई यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर बनाती है या परपेंडिकुलर उस पर गिरती है तो उस समय इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन सकता है। तो ये हो गया वेक्टर r डॉट n माइनस डी इज इक्वल टू 0, वेयर d इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया, और n कैप क्या हो गया, n कैप का मतलब वो वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, वो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है और किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है ना। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड इन नॉर्मल फॉर्म, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कभी कभी ऐसा नॉर्मल फॉर्म में होना क्या चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में होना क्या चाहिए कि जो वेक्टर होना चाहिए, जो इंसिडेंट हो रहा है वो हमेशा यूनिट वेक्टर हो। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यहाँ पर नॉर्मल नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो नहीं होता है तो उस केसेस में कोई वेक्टर अगर दे दिया, मान लीजिए वेक्टर दे देता है और वेक्टर इज गिवन होता है, तो उस समय हम उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। और ये वैल्यू जो निकालते हैं, ये वैल्यू निकालकर आप यहाँ रख देंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चंस को कर दिखा देते हैं अभी आपको।
ठीक है। ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये आपका हो गया वेक्टर के लिए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म बोल लीजिए, वेक्टर फॉर्म में ही हमने आपको बताया। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको बताना हो तो कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में होगा क्या कि जो पॉइंट P होगा वो प्लेन के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट को आप x y z मान लीजिए, ठीक है ना। ON क्या है? डिस्टेंस है, ON तो डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर n जो परपेंडिकुलर हो रहा है इस प्लेन के ऊपर, उसका पोजीशन वेक्टर आप चाहें तो किसी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, मान लीजिए यूनिट वेक्टर है तो कार्टेशियन फॉर्म पहले लिख लीजिए। यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं आप, मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर जैसे OP इज इक्वल टू वेक्टर R लिए थे, और उस वेक्टर R को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो xi प्लस yj प्लस zk मान लीजिए, और यूनिट वेक्टर n कैप है तो ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं वो li प्लस mj और प्लस एन के है, बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट करते हैं, देखिए वेक्टर r के प्लेस पर, यूनिट वेक्टर n के प्लेस पर अगर आप पुट करते हैं, देखिए क्या होगा, r डॉट एन कैप है तो यह हो जाएगा l इंटू एक्स प्लस m इंटू वाई प्लस n इंटू जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। देन आप ये लिख सकते हैं क्या, l x प्लस m y प्लस एन जेड माइनस टी इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको जनरली लिखा करते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और कैपिटल डी में लिखना चाहें कैपिटल डी में लिख दीजिए। डिस्टेंस डी है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो आप इसको कैपिटल डी बना दीजिए। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा जहाँ पर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हुआ करता है, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जो है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो उस केसेस में जनरली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए बी सी जो होते हैं, ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट प्लेन होते हैं, क्योंकि देखिए ये जो परपेंडिकुलर हो रहा है इस प्लेन के ऊपर वह इस प्लेन का डायरेक्शन बता रहा है कि इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर हुआ है, ये लाइन जो परपेंडिकुलर वहीं इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो ए बी सी या यहाँ पर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हो गया, और ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन हो जाता है, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और वो पॉइंट जहाँ पर जो प्लेन पर सिचुएटेड है उससे बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो जनरली इक्वेशन ऑफ प्लेन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर वो यूनिट वेक्टर दिया है तो वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बनाएगा, और कोई वेक्टर दे दिया है तो उस समय कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है। आप एक बार इक्वेशन को याद रखें, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें प्लेन सबसे इजी, 3D आपका सबसे इजी चैप्टर चलते हैं, तो एक बार आप इसको देखिए, मैं कुछ टॉपिक्स और बताता हूँ इसमें। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट से आपसे पूछा गया, मतलब आप एक प्लेन ले लीजिए। चलिए नॉर्मली हम लोग फिगर बना ही रहे हैं प्लेन का, तो हम इस तरह से एक प्लेन को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट ए को, पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो मान लेते हैं वह पासिंग पॉइंट ए है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए है, ठीक है। और इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक पोजीशन, एक पॉइंट पी ले लिया जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करे तो मान लेते हैं इसको वेक्टर आर। ये एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन पर लिखा है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, मतलब इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लीजिए। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन के ऊपर कहीं भी है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए पी जो कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, जो कि पॉइंट ए से पास हो रहा है और पी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ए पी इस परपेंडिकुलर ऑन दिस वेक्टर हो सकता है। भाई ये तो कह ही सकते हैं ना, बिकॉज ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और किसी भी प्लेन जो है पॉइंट ए से पास हो रही है, ये प्लेन ऐसे चल रही है, ठीक है ना। ये पूरा प्लेन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर कहीं भी परपेंडिकुलर होगा तो इस प्लेन का इक्वेशन ही तो होगा, इस प्लेन का ही तो इक्वेशन माना जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मान लिया कि एक यूनिट वेक्टर या कोई वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर एन ले लीजिए,
मान लेते हैं वेक्टर n है जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा जो कि पासिंग थ्रू पॉइंट ए है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर n इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के ऊपर का मतलब क्या हुआ, प्लेन का इक्वेशन तो लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर AP इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n है, बिकॉज ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर AP क्या होगा, AP के लिए आप लिख लीजिए OP माइनस OA डॉट n वेक्टर n इज इक्वल टू 0। OP का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मैंने वेक्टर r सपोज कर लिया था, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन हमने वेक्टर A मान लिया था। तो वेक्टर r माइनस वेक्टर A डॉट n इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट होता है। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। जनरली हम जो क्वेश्चन से यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म बहुत कम हम लोग यूज कर पाते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होती है। ज़्यादा समझने के लिए आप कोशिश कीजिए कि इसका कार्टेशियन फॉर्म हमेशा रट लीजिए। जैसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट याद किए थे पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, उसी तरह से ये भी तो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। इसमें क्या होता है, हमेशा ये वेक्टर जो इसका डायरेक्शन रेशियो होता है प्लेन का वो परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए वहाँ पर पैरेलल कंडीशन बनाती है, लाइन पैरेलल चल रही तो डायरेक्शन रेशियो इसका जो होगा उसका इतना उतना उसका हो जाएगा। इस केसेस में क्या होगा, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाती है प्लेन पर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर जो P है इसको हमने x y z से रिप्रेजेंट कर दिए। मान लेते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू क्या है, xi प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के है। भाई प्लेन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं। अब मान लेते हैं कि जो प्लेन पास हो रहा है वो पासिंग पॉइंट जो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर ए इज इक्वल टू अगर होता x1i प्लस y1j प्लस z1 के, अगर ये होता x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और जो वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर n इज इक्वल टू आप इसको मान लेते हैं ai प्लस bj प्लस सी के, ये मान लीजिए ai प्लस bj प्लस सी के है। तो ये सारी वैल्यू अगर मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं तो कितना होगा, r माइनस ए, दैट मीन्स r माइनस ए x माइनस x1, ये ना होगा भाई। r और a और n की जगह सारी वैल्यू पुट कर लीजिए तो यह होगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j और प्लस z माइनस z1 के, यह हो गया। और यह तो हो गया r माइनस ए मीन्स x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और वेक्टर n जो है जो कि परपेंडिकुलर इस प्लेन पर हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ai प्लस bj और प्लस सी के हमने मान लिए थे, ठीक है ना, प्लस bj सी के इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो इसको कितना लिखेंगे, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सबसे ज़्यादा इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा इसी फार्मूले का यूज है क्वेश्चन करने में, क्योंकि किसी भी प्लेन का इक्वेशन है वो हमेशा पासिंग पॉइंट दे ही देता है। नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन जो अभी मैंने पिछले आपके बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में, तो वह तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जे प्लस डी इज इक्वल टू 0 जनरली मिलता ही है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको इसी पर मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट है पैरेलल टू अ गिवन लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन हो गया। तो ऐसे कंडीशन आपकी बनेगी, सबसे ज़्यादा ये यूज करेंगे आप। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन को याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। आप ले लीजिए कोई एक प्लेन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उस पोजीशन वेक्टर को मान लीजिए वेक्टर ए है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक पॉइंट P ले लिया जिसके पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्लेन के ऊपर एक वेक्टर N ले लिया जो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ हो चाहे ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, बात तो एक ही हो गई ना, बिकॉज ये पैरेलल है। तो जब ये कहीं भी प्लेन के ऊपर ही परपेंडिकुलर हो रहा है तो प्लेन किससे पास हो रहा है, AP पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AP डॉट n इज इक्वल टू 0 होगा। AP डॉट n इज इक्वल टू 0 होने पर AP का पोजीशन वेक्टर आप लिख दीजिए तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर पॉइंट P, A और यूनिट वेक्टर n को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो आप उसको R, A और n की जो वैल्यू है वेक्टर में दिया जाएगा तो उसको आप पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन आप मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लेकर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है,
एक रफली हमने प्लेन ड्रा कर लेते हैं। चलिए ये एक प्लेन मान लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लेन आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। मान लेते हैं ये R है, ये हमारे पास S है, ठीक है ना, और दूसरा वाला लास्ट वाला हमने T ले लिए। RST ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इनका ये एक प्लेन है, प्लेन जो है आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो इस प्लेन को ही थोड़ा बड़ा ले लीजिए क्योंकि फिगर ही सब कुछ है इसमें है, बाकी और कुछ है नहीं, समझना थोड़ा सा है आपको। ये मैंने पॉइंट ले लिया R, यहाँ पॉइंट S ले लिया और ये पॉइंट मैंने T ले लिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ये ज्वाइन कर दिया। चलिए RST 3 पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि RS वेक्टर और RT वेक्टर जो कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है, RS और RT का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह आपका इस प्लेन के ऊपर या इन तीनों पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर है। RS क्रॉस RT इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। किसके ऊपर? RS और RT के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? वह RS क्रॉस RT होगा। मान लेते हैं ये जो प्लेन है वो पासिंग कर रहा है, किसी पॉइंट A से पास हो रहा है, ठीक है ना। और इस प्लेन के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक पॉइंट अलग से ले लिया, वो पॉइंट P ले लिया, ठीक है ना। और इनके पोजीशन वेक्टर को अगर मुझे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R मान लिए, ओरिजिन से ही पॉइंट इसका R का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A है, ओरिजिन से ही S का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए B है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर B हो गया। और इसके लिए ओरिजिन से ही T पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं C है। तो आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कि व्हेन कोई भी प्लेन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है तो इसमें किसी 2 का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वह इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और मानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पासिंग थ्रू पॉइंट A से हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, S का B है और C है T पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो हम ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू R एंड परपेंडिकुलर टू, देखिए ये बिकॉज RS क्रॉस RT जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A R से मान लें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होता है? R, या हम इसको लिख दें वेक्टर RP डॉट, वेक्टर RP हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वेक्टर पॉइंट R से पास हो रहा है, वेक्टर RP डॉट यहाँ पर RS क्रॉस RT इज इक्वल टू 0। वेक्टर RP डॉट RS क्रॉस RT इज इक्वल टू 0। RP क्या होगा? RP इज इक्वल टू हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस R। तो P माइनस R का मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A विच इज इक्वल टू, अगर इसको लिखा जाए तो R माइनस A लिखेंगे ना भाई, यही तो लिखेंगे, OP माइनस OR करेंगे, OP इज इक्वल टू R माइनस A इज डॉट कितना लिखेंगे? डॉट RS का मतलब OS माइनस OR, OS का पोजीशन वेक्टर B है, OR का पोजीशन वेक्टर A है, तो इसको लिख दीजिए वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ओके, वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा है? RT के साथ। RT का मतलब OT माइनस OR, OT माइनस OR कितना होगा? C माइनस A। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ जाता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में। आप उसको वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म याद रखिए बहुत इजी पड़ेगा इसका, आपको वैसे तो डिफिकल्ट पढ़ते हैं, ये देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म याद करें तो बहुत ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है? मान लेते हैं जो पॉइंट A है, जो पॉइंट RST है, ये किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1, y1, z1, S पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, z2 है, पॉइंट T का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3 और z3 है, और P पॉइंट तो प्लेन को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट को x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगा? सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, b माइनस a है तो b माइनस a का मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे बिकॉज ये तीनों आपके कोलिनियरिटी बनाएगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे दो वेक्टर a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 को हम लिखते हैं a
बी सी। मतलब ये अगर तीन वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। ये आपकी जो टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक में है, लास्ट में एनसीईआरटी के बुक पे लास्ट में देखेंगे तो ये दिया होगा, ठीक है ना। कोलिनियरिटी आप 3 पॉइंट को कैसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको वो मैं लिख देता हूँ। b माइनस ए चल रहा है तो y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और c माइनस ए का मतलब हो गया x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। अगर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना चाहते हैं, उस प्लेन का इक्वेशन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, या कभी कभी शो करने के लिए आता है कि सो दैट कोई 4 पॉइंट दे दिया जाता है और पूछता है कि क्या पॉइंट, चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर सिचुएटेड है, तो आप किसी 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लीजिए और चौथे पॉइंट को XYZ के जगह रख दीजिएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। RD शर्मा में पहली एक्सरसाइज इसी बेस पर सॉल्व की जा सकती है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक लेकर, आप एक बार आप देख लीजिए, बहुत इजी है। बस आपको अगर ये याद नहीं हो पाता तो कार्टेशियन फॉर्म याद रखिए, कार्टेशियन फॉर्म याद रखा करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फार्मूला हमारा चलेगा, ये कोलिनियरिटी के लिए हो गया। अगला हमारा होगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेट फॉर्म में। ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है, टॉपिक आप लोग बुक में देखते चलिएगा, मैं उसी टॉपिक को पहले बता रहा हूँ। इंटरसेट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। ये आपसे ये टॉपिक आपका नेक्स्ट है पेज नंबर 485 पर। तो ये दिया है इंटरसेट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात कर रहा है। इंटरसेट फॉर्म का मतलब मान लेते हैं एक प्लेन है जो कि XYZ एक्सिस पर इंटरसेप्टेड हो रही है। मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इंटरसेप्टेड हो रहा है मतलब लेट कर लेते हैं, कोई प्लेन का इक्वेशन ले लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये प्लेन इंटरसेप्टेड का मतलब होता है कि एक्स से वाई जेड एक्सिस को इतने इतने डिस्टेंस पर कट कर रही है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इसको पॉइंट ए इसको P मान लीजिए ना, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R पर कट कर रही है। कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, ये डिस्टेंस मान लीजिए A है, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए B है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपने C ले लिए। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा A 0 0, वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएंगे 0 B 0, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 और 0 0 C हो गया। इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक प्लेन मिल जा रहा है और ये प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास हो रही, तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टेड फॉर्म मान रहे हैं, मान लीजिए एक प्लेन है जो कट करते हुए चल रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एट ए पॉइंट ए पी क्यू आर या पी आर क्यू पर कट कर रही है, और कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, वो डिस्टेंस हमने मान लिए ए बी और सी पर कट कर रही है। इसका मतलब अगर इनको ज्वाइन कर दें तो प्लेन मिल जाता है, और वो प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपके पास एक तरीका हो गया, कौन सा फार्मूला हो गया, x माइनस x1 से अगर आप उसमें वैल्यू पुट कर लें, कौन सा फार्मूला हो गया, ये वाला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नेक्स्ट इज x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। पहले दोनों मेथड से बता देता हूँ। वैसे इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकालने का बहुत सारे तरीके, ये एक बार पूछा भी गया था बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाउ कैन यू फाइंड द इंटरसेट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो इसको x2 y2 z2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x3 y3 और ये z3 है। तो ऐसे केसेस में इसको लिख सकते हैं x माइनस ए वाई माइनस 0। देखिए x1 y1 z1 a 0 0 है तो यहाँ रख दीजिए a, यहाँ पर 0 और z माइनस 0। x2 माइनस x1 दैट मीन्स 0 माइनस ए विच इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, y2 माइनस y1 b माइनस 0 इज इक्वल टू b, एंड z2 माइनस z2 इज 0 एंड z1 इज 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट x3 माइनस x1 0 माइनस x1 मीन 0 माइनस a इज इक्वल टू माइनस a, ओके।
and y3 minus y1 is equal to 0 minus 0 is 0 and z3 minus z1 c minus 0 is c which is equal to 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंड करना जानते ही हैं तो आप उसको एक्सपेंड कर लीजिए प्लस माइनस प्लस से, y माइनस 0 इज इक्वल टू वाई, z माइनस 0 इज इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, अगर x को एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस ए और ये डिटर्मिनेंट ये रो और कॉलम क्लोज करिए तो b इंटू सी, एक्स माइनस ए इंटू बी सी मिल जाएगा माइनस y, y माइनस 0 एक्सपेंड करना जानते हैं आप डिटर्मिनेंट से, तो ये अगर आप कॉलम और ये रो क्लोज करते हैं तो माइनस ए सी मिल जाएगा इंटू माइनस ए सी प्लस प्लस जेड और ये रो और कॉलम क्लोज कीजिए तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस ए बी, देन यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 0 मिला। इसका मतलब ये मिल गया x माइनस ए बी सी और माइनस माइनस प्लस y इंटू ए सी और प्लस जेड इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस जेड इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू बी सी हो सकता था, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, x बी सी हो गया माइनस ए बी सी हो गया। ए बी सी को ट्रांसफर कर दीजिए, ए बी सी को ट्रांसफर कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा, मैं पहले अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, मैंने यही लिख दिया, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड बी ए बी बन जाए, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी और प्लस जेड ए बी इज इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा भाई, ए बी सी को ट्रांसफर कर दीजिएगा और सभी को ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, हर एक पार्ट को ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी और ए बी सी। तो ऐसे केसेस में यहाँ मिल जाएगा x अपॉन ए, यहाँ से ए सी से कैंसिल कर लीजिए, y अपॉन बी प्लस z अपॉन ए बी कैंसिल कर लीजिए, z अपॉन सी इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू होते हैं क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टेड फॉर्म हो जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टेड फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये प्लेन अगर इस तरह से दिया है तो ये कोऑर्डिनेट आपके कैपिटल ए कैपिटल बी मान लीजिए, अदरवाइज मान लेते हैं कोई प्लेन है जो कि इंटरसेप्टेड हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ ए बी सी पर, उस समय इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी जो ए है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर वह कट कर रही है, बी इज इक्वल टू हो गया वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को वह कितने डिस्टेंस पर कट कर रही है, और सी इज इक्वल टू जेड इंटरसेप्ट हो गया, मतलब वो प्लेन जेड एक्सिस को कितने डिस्टेंस के बाद कट कर रही है, ये इंटरसेप्टेड हो गया। अब इसको चाहे तो दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए एक बार इसमें a0 0 पुट कर दीजिए, दूसरी बार ये पॉइंट पुट कर दीजिए, बिकॉज ये प्लेन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पास हो रही, तो ये तीनों पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर बाद में आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी वही मिलेगा। ठीक है, तब भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्टेड फॉर्म बता दिया, बुक में थोड़ा अलग मेथड दिया, आप इस मेथड से कर लीजिए, इजी पड़ेगा, बिकॉज आप अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन टू प्लेन आर इंटरसेक्टेड विथ ईच अदर है, तो कंडीशन क्या बन सकती है। फॉर्मूले को आप देखिए, ये डेरिवेशन एक बार आ चुका था, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इस पर एक नंबर क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई प्लेन का इक्वेशन दे दिया है और उसके एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है एक और फार्मूले हैं, फार्मूले को बताना है, फार्मूले का बेसिस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस आते भी है बोर्ड में। यहाँ पर है प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, देखिए दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, याद रखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। अब प्लेन देखिए इस तरह से दे दिया है, मान लीजिए एक प्लेन यह है, ठीक है ना, और दूसरा प्लेन यह है, मान लेते हैं हमने, और इन दोनों का इक्वेशन दिया हो और उसके ऊपर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला प्लेन मान लीजिए ये है कहीं, इस तरह से क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाया है, हमारे पास ये फिगर 3D में नहीं बन पाएगा, दो प्लेन ऐसे एक ब्लैक बोर्ड दूसरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक इंटरसेक्टिंग, मतलब उसके बीच में जैसे दो लाइन आपके पास होती थी वैसे ही एक प्लेन मान लीजिए जो कि दो प्लेन जहां पर कट कर रहे हैं वहां से पास हो रही है। तो मानते हैं कि अगर इस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r डॉट
एन इज इक्वल टू D1 मान लीजिए, या एन कैप मानना चाहते तो एन कैप नॉर्मल फॉर्म मानना चाहते नॉर्मल फॉर्म मान लीजिए डायरेक्टली वेक्टर ये मान लेते हैं इस प्लेन का इक्वेशन, और इस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर आर डॉट N2 ले लीजिए इज इक्वल टू D2 ले सकते हैं। जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है इस पर। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या होगा, वेक्टर आर डॉट N1 माइनस D1 कर लीजिए पूरा, या आप N1 करना पड़ेगा फिर लेमडा करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर लेमडा ले लीजिए प्लस लेमडा वेक्टर आर डॉट N2 माइनस D2 इज इक्वल टू 0, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट N1 प्लस लेमडा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2, ये लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, बस इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। आप मान लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेट इक्वेशन ऑफ टू प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म मान लीजिए, इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स आप मान लीजिए एक का है ax1 प्लस by1 प्लस a1x मान लेते हैं ना, a1x है, यहाँ मान लेते हैं a1x है, b1y प्लस c1z एंड प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन प्लेन का मान लेते हैं। दूसरे प्लेन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दोनों के इंटरसेक्टिंग को जोड़ दीजिए लेमडा लगाकर, मतलब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन इज इक्वल टू क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, और यहाँ लेमडा लगा दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन हो गया। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन कुछ भी नहीं, दोनों प्लेन को लेमडा लगा दीजिए, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से तीसरी प्लेन को गुजारना हो तो उस प्लेन का जो तीसरी प्लेन होगी उसका इक्वेशन लेमडा लगा कर करने पर मिल जाएगा। इसके बाद एक कंडीशन दी जाती है, क्वेश्चन तो यहाँ शुरुआत होता है। आप बोर्ड में कॉपी चेक करते समय मैंने इतने पर आपको 1.5 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ये क्वेश्चंस जो इस तरह का आता है क्वेश्चन, तो मैंने 1.5 मार्क्स दिया हूँ बोर्ड में सबको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले में आपसे इक्वेशन आप अगला पूछा है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन है, तो ये नॉर्मल है, जब दो लाइन आपस में एक प्लेन पे ऊपर सिचुएटेड है, कोप्लेनर हो तो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन होगी उसको देखिएगा, ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन उस पर कम ही आते हैं। और इसके बाद है कि जब दो प्लेन आपस में दिया हो और दोनों प्लेन के बिटवीन एंगल की बात कर रहा हो तो क्या होगा, फार्मूले को आप देख लीजिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एंगल बिटवीन टू लाइन या एंगल बिटवीन टू प्लेन इस बार डिलीटेड कर दिया गया, तो इसको बुक से देख लीजिएगा। एक पॉइंट और बच जाता है, बुक से ही फार्मूले को देख लेंगे आप, और मैं इसको बता देता हूं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन याद होगा तो ये एक तरह से किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस की बात करता है, इसको शॉर्टकट में याद रखिए। देखिए मान लेते हैं एक प्लेन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, एक प्लेन है और प्लेन का किसी पॉइंट से, पॉइंट मान लीजिए P से इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस मतलब ये वेक्टर d कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन मैंने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो नॉर्मली जिस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना उसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 और z1 मान लें, x1, y1 और z1 सपोज कर लीजिए, x1, y1, z1 पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो d इज इक्वल टू ये x1, y1, z1 जो कि इस प्लेन के इक्वेशन में पुट करना होता है, कैसे करना है वो देख लीजिए। x के प्लेस पर x1 रख दीजिए और b y के प्लेस पर y1, c z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद तो आपको याद होगा कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला क्लास 11th में यूज करते थे, तो आप उसी से यूज कीजिए। किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसी प्लेन के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप x1 y1 z1 के प्लेस पर वो पॉइंट को रखते जाइए और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x y z का स्क्वायर करते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक फार्मूले और मिलेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो कि साइन थीटा बन जाता है, बिकॉज ये जो प्लेन होते हैं और लाइन है, लाइन और प्लेन के बिटवीन एंगल ना चलकर हमारे पास प्लेन का डायरेक्शन रेशियो इस तरह से चलते हैं, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आप लोग बुक में देखिएगा, मिलेगा, पेज नंबर आपके पास होंगे, पेज नंबर 492 पर है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है। जब एक लाइन और प्लेन आपस में एंगल बनाते हैं तो उस केसेस में दोनों के डायरेक्शन रेशियो को लिया करते हैं। मान लीजिए प्लेन का वेक्टर फॉर्म ले लिया, वेक्टर एन डॉट इज इक्वल टू आपके पास डी हो गया, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, प्लेन का इक्वेशन हो गया, और लाइन का इक्वेशन हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू आप मान लीजिए वेक्टर ए प्लस लेमडा बी हो गया। तो ऐसे केसेस में इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा साइन थीटा, इसका डायरेक्शन रेशियो प्लेन का जो कि वेक्टर एन है, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल चलती है वो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। इसका मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो वेक्टर बी हो गया, तो साइन थीटा जो बनेगा वो बनेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ये तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बना करता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता है, ठीक है, साइन थीटा बनता है। बस एक लाइन याद रखिए, बट ये डिलीटेड कर दिया गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, बट आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो कोई प्लेन का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन दिया हो तो उसके बिटवीन एंगल फाइंड करना, तो आप ये यूज कर सकते हैं। बस इतना ही हमारे पास इसमें फार्मूले थे। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज लेकर, एक्सरसाइज 11.3 को। तो देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 में क्या पूछा सबसे पहले, ठीक है। फार्मूले आप देख लीजिएगा, फार्मूले कुछ खास नहीं है, एक ही दो फार्मूले को जानना होता, बस मेनली आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। हम चलेंगे लेकर एक्सरसाइज 11.3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 11.3 में क्या पूछा है। इसमें पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। जाहिर सी बात है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर ना होकर कोई वेक्टर है जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे वेक्टर, क्वेश्चन नंबर ए z इज इक्वल टू 2 पूछा है, एंड नंबर 2 इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, एंड 2 के लिए देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर प्लेन का इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अगर इन तीनों का स्क्वायर का सम करने पर 1 आता है तो यह ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इस इक्वेशन को z-2 से लिखा जाए, तो यहाँ पर कंपेयर अगर करें इसमें, या इसको लिख दीजिए 0.x प्लस 0.y और प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन मिल जाए। तो डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, या आप इसको चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखकर कर लीजिए। तो यहाँ आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा और डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप पहले तो लिख दीजिए डायरेक्शन कोसाइन कितना हुआ, डायरेक्शन कोसाइन हमने लिखे, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया इसका, 0 0 और 1 हो गया, क्योंकि ए बी सी, क्योंकि इन तीनों के इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करने पर हमेशा 1 मिल रहा है, इसलिए यह क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2 होता तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता, उसके उस केसेस में इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए चीज़ें क्या हो मैं बता देता हूँ। अब आपने डायरेक्शन कोसाइन लिख दिया, नेक्स्ट इसी को फिर से लिखिए 0.y प्लस
1 डॉट जेड इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 हो गया वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट हो गई, ठीक है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट हो गई जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को जनरली अगर कंपेयर कर लें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0 या माइनस डी कर लेंगे तो ये आपका जब डेराइवेशन देखेंगे तो ये माइनस था, उसको बाद में प्लस लिख दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी सी मतलब इनके जो कोफिशिएंट होंगे, ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। आप ये देख लीजिए, तो क्या इनकी स्क्वायर का सम करने पर 1 मिलेगा? 1 मिलेगा? तो बोलेंगे नहीं है सर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर √3 मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा? कौन से नंबर ऐसा है जिसको डिवाइड करने पर ये आपके डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाए? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, इसी प्लेन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो मैं क्या लिखता? इसको लिखता वेक्टर r डॉट आई प्लस जे प्लस के, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 लिख देता। यह देखिए आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। और किसी वेक्टर को देखिए, जब r की वैल्यू x y z मान लीजिए i j k है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो मिलेगा। तो मैंने यहाँ कहा कि अगर आप मान लीजिए जनरल कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और a b c की वैल्यू आप देख लीजिए, अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम करने पर 1 मिल जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाती, जैसा कि यहाँ पर हो गया था। तो उस समय जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट बचेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हमेशा डिस्टेंस होगा। लेकिन इन केस में अगर इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बदलने के लिए आप चाहे वेक्टर है तो वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मतलब √3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए वेक्टर, मैंने इसको वेक्टर में बता दिया, अगर कार्टेशियन में करना होगा तो हम इसमें 1 1 1 है तो इन तीनों के स्क्वायर का स्क्वायर का सम, मतलब इन तीनों के मैग्नीट्यूड को लेकर चलेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? मैं सबको √3 से डिवाइड कर दिया, √3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये देखिए आपके पास बन गए। इसका मतलब अब यहाँ पर 1/√3 1/√3 1/√3 मिल गया। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, बिकॉज 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछा जाए तो याद रखिए कि सबसे पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसके बाद जो मिल जाता है वहीं आपका डिस्टेंस और वो डायरेक्शन कोसाइन बना देती है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछा है तो डिस्टेंस कितना हो गया 1/√3 हो गया, ये डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब इसके स्क्वायर का सम करने पर 1 मिल जाएगा। बस इतना ही काम होता है इसमें। एक दो क्वेश्चंस और दिया, जैसे एक दो और बता देता हूँ आपको। इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग कार्टेशियन फॉर्म में। तो सिंपल याद रखिए क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोग सब समझदार हैं कैसे लिखना होगा इसको। 2x + 3y - z = 5 है। अब देखिए कि क्या इन तीनों का स्क्वायर का सम करने पर 1 मिलेगा? बोलेंगे नहीं है सर। तो क्या करेंगे आप? फिर इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, जैसे वहां पर डिवाइड किया बाय किससे, बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9, 9 + 4 कितना होगा 13, 9 + 4 13 1 14 से, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z इज इक्वल टू 5/√14। डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, सो डायरेक्टली लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया भाई? यह आ गया 2/√14, 3/√14 और -1/√14। वही काम मैंने वहां पर भी बताया था आपको, ठीक है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया? अगर डिस्टेंस पॉजिटिव लिखा गया, यहां अगर माइनस होता तो माइनस को इधर भेजना पड़ता, लेकिन पॉजिटिव लिखा गया तो डिस्टेंस कितना होगा 5/√14 हो जाएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे डी पार्ट दिया है, सिमिलरली आप चीजों को कर सकते हैं। डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया 5y + d = 0। तो सबसे पहले ax + by में लिखना है इसको, तो मैं लिखूंगा 0.x + 5.y +
0 डॉट जेड इज इक्वल टू -8। तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जब डिस्टेंस नेगेटिव में दी गई तो इसको पहले पॉजिटिव भेज दीजिए, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये तो होगा 0 डॉट एक्स, लेकिन ये माइनस इधर आने पर इसको माइनस कर देगा, ठीक है ना। ये माइनस ही होगा, लेकिन -0 डॉट लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसको प्लस में ही लिख दिया और विच इज इक्वल टू 8 लिख दिया। नाउ ये आपके पास ये हो गया। अब ये देखिए क्या 0 -5 और 0 का स्क्वायर 1 के बराबर हो रहा है, बोलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 से दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए, तो 0/5 डॉट एक्स -5.5 अपॉन वाई प्लस 0/5 डॉट जेड इज इक्वल टू 8/5, या इसको बोल सकते हैं 0x माइनस वाई और प्लस 0 डॉट जेड इज इक्वल टू 8/5। तो डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा गया था, डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 -1 और 0। डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा 0 -1 और 0। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 8/5। सो सिंपल है कि नहीं, देख लीजिएगा कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन, और नहीं है तो डायरेक्शन कोसाइन बना लीजिए उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। फॉर्मूला डेरिवेशन करने में बहुत टाइम चला जाता है और बच्चों को डेरिवेशन अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है आप लोग को डेरिवेशन अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जो है डेरिवेशन जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 unit from the origin and normal to the vector. Vector equation of plane पूछा है, normal to the vector 3i plus 5j minus 7k। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, प्लेन का, और नॉर्मल जो देखिए ये प्लेन है, आपने बनाए भी थे अभी, प्लेन मान लेते हैं, और प्लेन पर एक जो नॉर्मल वेक्टर दिया है, वेक्टर n जो दिया है वह है आपका वेक्टर n इज इक्वल टू कितना दिया है, 3i प्लस 5j, ये जो कि इसके ऊपर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जिसको आपने डेराइवेशन करते समय इस तरह से बनाए थे, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसकी वो आपका 7 यूनिट है। ऐसे केसेस में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए क्या लिखे थे, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू g। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछा है, इन नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखा है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपसे पूछा है विच इज डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो है, ये प्लेन इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ये देखिए होता है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वेक्टर n इज इक्वल टू दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k, और यूनिट वेक्टर में निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36। सो 36 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n कैप इज इक्वल टू 3i प्लस 5j और माइनस 6